जी नमस्ते। जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरांग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का वीडियो लेकर आए। मिथुन लग्न, जेमिनाई असेंडेंट। एक तो बड़े खुशखबरी, फर्स्ट टाइम मैं दादा बन गया। 15 तारीख मार्च महीना, होली का दिन था। रात 8:27 पे पोता हुआ है बेटा का। दूसरा, बीते साल मेरे कई व्यूअर्स को ऑल ओवर ऑल मिथुन लग्न में ये वीडियो में यही डिक्लेरेशन दिया था। अब सभी लोगों का मेरा स्पेशल इनविटेशन मेरा बेटा का शादी पे आने के लिए 2024 मई महीना था। अब 2025 अप्रैल महीना, तारीख 22 अप्रैल, मेरा छोटे बेटे का, ईश्वर ने मेरे को 2 बेटा दिया है, छोटे बेटे का शादी होने जा रहा है। और अब सभी लोगों का अंतर से सादर निमंत्रण मेरा भुवनेश्वर भवन में। अगर आओगे तो कितना खुशी शायद मुझे महसूस होगा, ये मुझे ही पता है। प्यार बहुत दिए हैं आप लोगों ने, बहुत दिए हैं। आप लोगों का प्यार ना मिलता तो शायद ये 4 साल ये यूट्यूब में मैं टिक नहीं पाता। कभी कभार मानसिक तौर पे थोड़ा संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि कई प्रकार का नेगेटिव कमेंट्स आता है। हाँ चले, ये सोशल मीडिया है, सभी को कहने का अधिकार होता है, लेकिन इतना मेहनत लगा के जब वीडियो बनाते हैं, वैसे कोई आके ऐसे स्क्रॉल करके 2 मिनट 1 मिनट देखने के बाद कोई अपना सुझाव दे देता है कि आप कहना क्या चाहते हो जी, वगैरह वगैरह। अब ये आदत पड़ गया कि कई लोग होते हैं इस तरह का कमेंट्स लिखने के लिए, उनका अस्तित्व ही ऐसा है। और जहां भी जाए, जिस प्लेटफॉर्म को भी जाए, बस समझने से पहले कुछ बोल देते हैं। तीसरा, 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन 149 लोगों ने, आप लोगों ने नाम, राशि, लग्न, गोत्र भेजे थे, कंट्रीब्यूशन दक्षिणा भेजे थे, उसमें शामिल होने के लिए। सालों में 2 बार 2 पूजन होती है, एक बार महाशिवरात्रि और दूसरा 22 जुलाई जो कि मेरा जन्मदिन होता है, जिस दिन मैं आप लोगों के साथ मेरा जन्मदिन मनाता हूं। ना वैसे कोई होटल जाके केक काट के नहीं, टोटल स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट के साथ, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के साथ, माँ भगवती का वही सप्तशती चंडी, आहुति, हवन, कई असहाय लोग, भिखारी, बिना घर, पेशेंट्स, मरीज लोगों को बुलाया जाता है उसी दिन। और आपका दिया हुआ पैसा, जो कंट्रीब्यूशन आप भेजते हैं, वो पैसा उन्हीं को किस माध्यम के हिसाब से दे दिया जाता है। 22 जुलाई याद रखिए। वीडियो के ऊपर चलते हैं। मिथुन लग्न, सैकड़ों की संख्या में आपको मिलेगा। अब 5 प्लैनेट है, 6 प्लैनेट है मीन साइन में, लॉटरी लगने वाला, करोड़पति बनने वाला, ताला खुल गया, 25 साल का नर्क की जंत्रणा से उधार मिल गया, वगैरह वगैरह वगैरह। इसे क्या हुआ? मिथुन लग्न का लॉटरी लगेगा। 25 साल का यम का जो यंत्रणादायक स्थिति था,
उभर आ गए। ज्योतिष के हिसाब से इसको आज देखें। मिथुन लग्न के लिए मैं कई वीडियो में बता चुका हूं। फेवराइट प्लैनेट्स खुद बुध, शनि, शुक्र और राहु केतु छाया प्लैनेट, और जो राशि के हिसाब से रहते हैं, नक्षत्र के हिसाब से रहते हैं, दृष्टि के हिसाब से रहते हैं, वो मिला जुला रिजल्ट के ऊपर आ जाते हैं। और ज्यादातर जिसका फोकस ज्यादा होता है, जैसे दृष्टि, जैसे भाव, जैसे नक्षत्र, इसमें से पल्ला किस चीज का भारी है, उसी हिसाब से राहु और केतु आ जाते हैं रिजल्ट पे। जो शनि का ट्रांजिट एग्जैक्टली बीते काल, मैं इंतजार कर रहा था वीडियो डालने के लिए। काल से नवरात्रि शुरुआत हुई, आज दूसरा दिन, रोज 1008 आहुति, सुबह का पूजन, शाम का आरती। फिर भी यह ड्यूटी है महीना का 12 लग्न का वीडियो डालने का, तो इससे ये शेड्यूल्ड में कैसे भी हो समय निकालना चाहिए, वीडियो डाल देना चाहिए। और काल से महज नवरात्रि पूजन शुरू हो गया। इसमें और एक छोटा सा सोचना, मन करता है एक दिन तो चला गया और 8 दिन है, ये 8 दिन के लिए स्पेशल 8 हॉरोस्कोप को एनालिसिस करेंगे। जैसे हमेशा होता है कोई भी हॉरोस्कोप हम कंसल्टेशन करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट्स टू 1 आवर, 1 घंटा तक बात होता है। इसमें कई पहलू हम छोड़ भी देते हैं, समय भी नहीं होता है, ना सुनने वाले का धैर्य, ना बोलने वाला का। तो कहीं ना कहीं एक शॉर्टकट का रास्ता अपना बनाना पड़ता है। बट ये आगे जो 8 दिन, इधर मां भगवती का पूजन चल रहा है, नवरात्र, आज 2 दिन हो गया और 7 दिन हाथ में। ये वीडियो अभी रात का 9:30 का समय है, अपलोड करते करते शायद 11 बज जाएगा, तो कल तीसरा दिन हो जाएगा। तो कल मिला के, कुल मिला के और 7 दिन, 7 दिन में 7 हॉरोस्कोप देखेंगे, उसका कोई समयांतरण नहीं है। और जो भी भेजेंगे उनके पास कम से कम समय होना चाहिए। अगर चाहे तो सुबह का पूजन 10:30 बजे कंप्लीट हो जाता है, 11, 12, 1, 2 तक समय है, टिल शाम 6 बजे तक समय है, या 7 बजे। 7 बजे के बाद रात 9-10 बजे तक भी हम बात कर सकते हैं। कम से कम एक पत्रिका के ऊपर 6-7 घंटा एक ही दिन में हम दे पाएंगे। और ये 7 दिन के लिए 7 हॉरोस्कोप स्पेशल। बाकी के बाकी कंसल्टेशन तो है, वो तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन ये 7 कुछ मन करता है पूरा का पूरा, मतलब कोई भी एंगल नहीं छोड़ने का मन नहीं करता है। स्थिति, नक्षत्र, दृष्टि, अष्टक वर्ग, ये प्लैनेट्स ये घर में होने से क्या होता है, किस उम्र में इसका इंपैक्ट आता है, कौन सा साल में आएगा, कितना उम्र तक ये प्लैनेट्स न्यूट्रलाइज्ड होता है, मैलेफिक रिजल्ट देता है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ पॉजिटिव बेनिफिक रिजल्ट देता है, ये सारे के ऊपर ये मेरा मन का भावना। कोई चाहे तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता, नहीं तो जैसे चलता है ऐसे ही ठीक है। और ये पूजा की काम की वजह से शायद और 12-13 कंसल्टेशन बाकी रहा है, फिर भी समय निकाल के मैं आपसे बात ही कर लूंगा, कंसल्टेशन दे ही दूंगा। वो जो शनि आपका, यही है आपका मिथुन लग्न या 1 लिखा होगा, 2nd, 3rd, 4th, 5th,
6, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th। जो शनि का ट्रांजिट 30 तारीख को यानी बीते काल हुआ, वो शनि आपका 8वां 9वां घर का ओनर है एंड ये शनि जस्ट एंट्री किया आपका 10वां घर को। इसी घर में नक्षत्र अभी शनि को मिला बृहस्पति का, और ये बृहस्पति का घर भी है। समझ में आया? बड़ी बात आज डिस्कस करना है। हमेशा हम 3, 7, 10 के ऊपर फोकस करते हैं, कोई भी प्लैनेट हो। दृष्टियां 4, 7, 8, 3, 7, 10 ऐसे होता है। लेकिन बात बड़ी है कि प्लैनेट्स का और भी दृष्टि होता है, और वो दृष्टि को आज थोड़ा एनालिसिस करेंगे। जैसे शनि का 3, 7, 10 फुल एस्पेक्ट होता है, पूरा स्पेशल दृष्टि। ये दृष्टि में क्या मालेफिक दृष्टि क्या बेनिफिक दृष्टि, ये अलग सा बात है, लेकिन दृष्टि दृष्टि है। शनि इसके साथ साथ 4 और 8 को 3 क्वार्टर एस्पेक्ट करता है, 75%। हमेशा हम इसी चीज को छोड़ देते हैं, इग्नोरेंस कर देते हैं। इसके बाद एक हाफ एस्पेक्ट 5 और 9 का यहां पर भी होता है। तो 3, 7, 10, 4, 8, 5 और 9, 3, 7, 10, 4, 8, 5 और 9, टोटल के टोटल 7 हाउसेस के ऊपर शनि जहां पर है वहीं से दृष्टियां हैं। 12 में से 7 घर के ऊपर शनि का दृष्टि, और यही शनि का मालेफिक एनर्जी किसके साथ बनता है? सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, मंगल के साथ। बोला पहले राहु केतु का इन अकॉर्डिंगली देयर पोजीशन, वो किस स्थिति में है, यानी कौन सा राशि में, कौन सा भाव में, किसका नक्षत्र में, ये अलग सा पहलू है, आगे जाएंगे। तो शनि का मान के चले 3, 7, 10 और 4, 8, यहीं से 3, 7, 10 शनि ये घर 3, 7 ये घर और 10 ये घर। शनि का 3, 7, 10 ये तीनों घर आ गया, और जो 75% का जो एक्सपेक्टेशन है वो 4 और 8 यहीं से 1, 2, 3 एंड 4 आपके लग्न के ऊपर, 4 और 8 आपका पंचम स्थान के ऊपर। मिथुन लग्न हो आप, इसको आप कंसीडर भी कर सकते, मिथुन राशि अगर भी है। कई सवाल आता है कि सर इसको हम राशि से देखें या लग्न की हिसाब से देखें। मान के चले आप आज लग्न के साथ राशि भी देखें, इसी घर आपका मिथुन राशि भी है, यहीं पर चंद्रमा है। चंद्रमा आपका सेकंड हाउस का ओनर, द्वितीय भाव का स्वामी। मिथुन राशि यानी जन्म समय में आपका चंद्रमा लग्न में, राशि के हिसाब से, अगर लग्न के हिसाब से तब तो मिथुन। तो ये घर के ऊपर शनि का चौथा दृष्टि, और चंद्रमा यहीं पर है, सेकंड हाउस का ओनर, आपका बोली बाणी परिवार, बोली बाणी परिवार। और इटसेल्फ चंद्रमा क्या है? मां की करकत्व, मां, मम्मी, मदर, जो कि वो इतना प्यारी चीज है
इतना अमृत है जहां पर कोई स्वार्थ नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं, कोई आशा नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कुछ नहीं, बस एक ये संसार में, इस सृष्टि में मां एक चीज होती है, वो डेडिकेटेड है, वो सैक्रिफाइस्ड है, बिना कुछ मतलब से, बिना कुछ मतलब से। कोई भी देखो, बिना स्वार्थ से दुनिया नहीं चलता है। बेटा बाप बेटा, मामा भांजे, कोई भी रिश्ता आप उठा लीजिए, एक रिश्ता जो अपना संतान के साथ मां का है, जो रिश्ता, वहां पर कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। ओ मां की ऊपर शनि का चौथा दृष्टि, और ये जो टाइमिंग 2.5 साल शनि का ट्रांजिट मीन साइन में, सुख भाव का स्वामी शनि से चौथा घर, चौथा घर का अधिक मतलब शनि अगर राशि के हिसाब से देखें तो चंद्रमा, तो कई लिहाज से कई एक्सपेक्टेशन आपका बहुत कम कर देगा शनि यहां मां से। मां के लिए चिंतित, ओरिड, अगर विदेश में हो, वो खालीपन की वजह से कहीं ना कहीं आपका जो इमोशनल अटैचमेंट, जिसके कारण आपका शारीरिक तौर पे इंपैक्ट, जिसके कारण आपका प्रोफेशनल के ऊपर इंपैक्ट, वो जो इमोशनल अटैचमेंट, जिसका खालीपन की वजह से आपका कई लिहाज से कई नुकसान, जो कि आप डायरेक्ट दोष नहीं दे पाओगे क्योंकि आपका हाथ में कुछ पॉइंट ही नहीं है। लेकिन ये स्थिति अगर आपका मिथुन राशि है तो चंद्रमा शनि से पीड़ित है 2.5 साल तक, तो वो जो इमोशनल का खालीपन, देखे दिमाग से सब कुछ चलता है, चीज क्या होता है, कभी डिप्रेशन, एंजाइटी, जो भावना के साथ जुड़ा होता है ये शरीर, ये जितना खुश रहेगा, जितना हैप्पी रहेगा ना, आपका शरीर भी उसी हिसाब से काम करेगा, आपका हर एक्टिविटीज एटीट्यूड उसी हिसाब से काम करेगा। एक मायूसीपन, एक उदासीनता, एक भारीपन, एक चिंता, इतने लोड अगर लेकर कोई भी जाए, चाहे वो किस तरह का, कितना बड़े जॉब पोस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिसर क्या कुछ है, वो कभी फ्री नहीं हो सकता। और तौलिए एक तराजू में, एक साइड में आपको हर मेटेरियलिस्टिक ऐसे जबरदस्त दे दिया जाएगा, लेकिन इस तरफ का पल्ला का, तराजू का इस तरफ का वो जो खालीपन, उसका जो वैल्यू, इस तरफ का कई चीज ये वैल्यू के साथ समान नहीं है। और शनि डायरेक्टली मां से इंपैक्ट अफेक्ट ही करता है। मान के चले ये मां का हाउस रियलिटी में, जब मैं कभी मकर लग्न जाऊं तो याद रखता हूं, इसको मैं एनालिसिस करूंगा। मां और बेटा का कई प्रकार का रिलेशन मैंने जब से ज्योतिष किया मैंने देखा है, ये पास्ट लाइफ, ये प्रारब्ध से बहुत जुड़ा होता है। मतलब ऐसा बेटा भी दुनिया में मैंने देखा
जो माँ को माँ ही नहीं कहता है, बात नहीं करता है। बच्चा छोटा नहीं है, जवान हुए, शादी भी किए, बच्चे बुच्चे भी किए, क्या है वो घृणा, वो नफरत का भावना जो कि वो फर्स्ट कर्म से लेकर आए। वो माँ कितना सैक्रिफाइस्ड हो, कितना डेडिकेटेड हो, क्या भी तरसती है, मेरे को माँ क्यों नहीं बोलती है, एक बार तो बोले मेरे को माँ। लेकिन वो बेटा बोलता नहीं है, वो कंप्रोमाइज करने के लिए रेडी ही नहीं है। वो बोलता है, बताता है दुनिया में और क्या कुछ, भाई मेरे को बताओ, मैं करने को तैयार हूं, लेकिन मेरे को मेरे माँ से कोई रिश्ता नहीं चाहिए। तो हॉरोस्कोप मैंने एनालिसिस किया था, ये कोई छोटे मोटे चिल्लर का बातें नहीं है कि क्यों, क्या बिगाड़ा है वो माँ, वो बेटा का जन्म तो दिया, लाला पाला सब कुछ किया, बावजूद इसके वो बेटा समझता है कि मेरे लिए मेरे माँ ने बहुत कुछ किया है। संसार, दुनिया, समाज में वो देखता है कि माँ का ड्यूटी क्या बनता है अपना बच्चों के लिए, कितना प्रोटेक्शन देता है। कोई भी विपत्ता आता है, पहले वो मर जाने के लिए तैयार है, पहले भाई मैं मरूं तो उसके बाद मेरे बच्चे से क्या कुछ हो सकता, जब तक मैं जिंदा हूं नहीं, पॉसिबल नहीं है। फिर भी बावजूद इसके ये एक बात, ये सृष्टि, ये संसार, ये रिश्ते, ये नाते कुछ अजीब सा है, कुछ अलग सा है। ये एक्सपेक्टेशन की हिसाब से शनि से कुछ आशा रखना ठीक नहीं। 10th हाउस शनि एक डिसिप्लिन, जितना डिसिप्लिन के साथ आप रहोगे दायरे में, शनि आपके लिए बेस्ट बेटर रिजल्ट देंगे। डिसिप्लिन के ऑर्बिट से अगर निकल जाओगे, लॉ एंड ऑर्डर की भावना से बाहर आ जाओगे, तब तो मान के चले आप शनि का लाठी, छड़ी जो होती है, उसके नजदीक आ जाता है आगे। तो 10th हाउस जॉब एंड प्रोफेशन में कभी अंडर का टेबल कोई काम है तो उसके ऊपर फोकस रखें। ऐसे टैक्सेशन को क्या कुछ इधर उधर करने का इंटेंशन अगर है तो जितना हो सके उतना टैक्स गवर्नमेंट से जो रिलेट करता है उसके ऊपर फोकस करें। और कोई अथॉरिटी में आप हो, वो अथॉरिटेटिव को मिस यूटिलाइजेशन मत करिए, जिसके कारण आपका जो कोलेटरल होती है, आपका जो कलीग्स होती है या जूनियर्स होती है, जो रियलिटी में इतना एफर्ट देते हैं, इतना प्रैक्टिकलिटी देते हैं, इतना मेहनत लगाते हैं, उनका परिवार से, मन से, उनका भावना से कोई चोट पहुंचे, छोटी सी क्या कुछ करोगे उसका 10 गुना आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। कभी भी अपना पदवी का मिस यूटिलाइजेशन मत करे। 10th हाउस में शनि, दायरे में रहोगे, कहां से कहां तक वो लेकर जाएंगे, रिवार्ड के साथ, सम्मान के साथ, प्रमोशन के साथ। एक छोटी सी गलती वो कितना नीचे तक गिरा देगा उसका कुछ अंदाजा ही नहीं है। और ये शनि के साथ ही यहां शुक्र, जो मिथुन लग्न के लिए पंचम भाव का अधिपति, पंचम सब कुछ मायने रखता है। हर क्रिएटिविटी आप आए हो, जब आप जाओगे, ये बीच का जो ड्यूरिंग टाइम है, आप आए हो, जब जाओगे क्या करोगे, तब तो आप आपका जिंदगी को संवार सकते हैं, परिवार, बच्चे, एवरीथिंग। सुप्त सिंहस्य मुखे मृगाः न पश्यन्ते। तो कुछ करोगे, अपना एफिशिएंसी को लगाओगे, अपना एफर्ट को, अपना सोच को,
अपना परिश्रम को, अपना मेहनत को, अपना हर चीज को, तभी एक साकार रूप बनेगा जो कि आपको एक आइडेंटिफिकेशन मिलेगा। 50, 60, 70 साल का जो ड्यूरिंग टाइम का जिंदगी, और वो आइडेंटिफिकेशन बनाता है आपका पंचम भाव। और अभी का समय में पंचम भाव में बहुत उच्च का आपका शुक्र है, और यही शुक्र नक्षत्र भी बिलोंग्स करता है बृहस्पति का। देखिए, घर बृहस्पति का, दो प्लैनेट, बेसिक प्लैनेट आ गए बृहस्पति का नक्षत्र में। बुध देव, आपका लगना लड़ यहां नीच है, मीन साइन में बुध नीच का होता है, चाहे यहीं पर बुध का नक्षत्र क्यों ना हो। और ये जो नक्षत्र होता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में हर राशि को बांटा गया। अर्थ में पूर्व भाद्रपदा, काम में उत्तर भाद्रपदा, मोक्ष में जो रेवती नक्षत्र आता है वो बुध का खुद का है। और ये बुध उत्तरा भाद्रपदा शनि का नक्षत्र में है। उत्तर भाद्रपदा शनि का नक्षत्र में है। और रेवती को गए नहीं, तो शनि का नक्षत्र और खुद का नक्षत्र को बुध देव जाएंगे, लेकिन यहां नीच है ये जोन में। बट यहां पर एक नीच भंग राज योग बनता है, बिकॉज कारण शुक्र का यहां उच्च का होना, और ये स्थिति उच्च का शुक्र के साथ बुध का हो जाना नीचस्थ में, यहां विपरीत राज योग बन जाता है। और ये बुध आपका मित्रवत प्लैनेट शनि का नक्षत्र में है। रही बात राहु, राहु पूर्व भाद्रपदा यानी बृहस्पति के नक्षत्र में, जो बृहस्पति की ये घर है, ये बिल्डिंग, ये अपार्टमेंट, जिस राशि में राहु रहता है, जिस नक्षत्र से बिलोंग्स करता है, जिस दृष्टि से, मतलब यहां पर कई ऑप्शन होता है। तो सबसे बड़े ऑप्शन क्या, किसी घर में और एंटेड पे है अभी, ये घर है बृहस्पति का। तो एक गुरु और एक चांडाल का बीच में आपसी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है। वो पूजा पाठ, स्पिरिचुअलिटी, ये एक चांडाल, लाशों का काटना, छलना, ये करना, वो करना, ये एक पापी प्लैनेट है, ये एक पुण्यात्मा है। तो ये पापी प्लैनेट अब जाके पुण्यात्मा जो बृहस्पति, जो गुरुदेव, देवताओं का गुरु, उन्हीं के घर में। और यहां से राहु का जो पांचवा दृष्टि, राहु का दृष्टि क्या है, 5, 7 और 9 और 12, लेकिन इसके साथ साथ 75% दृष्टि 2 और 10 में, और हाफ 50% दृष्टि 3, 4, 6 और 8, यानी राहु का 4, 2, 6, 4, 10। राहु जहां पर होता है, यहीं से 10 की 10 राशि के ऊपर राहु का दृष्टि है। तो राहु आपके लिए जन्म पत्री को चले जाइए, क्या है आपका जन्म नक्षत्र को, जन्म तारा में पहले कन्वर्ट कर दीजिए। जन्म, संपद, विपद, क्षेम, प्रत्ययी, ऐसे हिसाब से ये जो है जन्म, संपद, विपद, क्षेम, प्रत्ययी, साधक, बद्ध, मित्र और अतिमित्र, ये जोन में 27 नक्षत्र को बांट दीजिए। और आपका जो नक्षत्र में जन्म हुआ उसको जन्म नक्षत्र में रखिए, वो प्लैनेट का 3 नक्षत्र को। आप देखिए कि राहु किस तारा चक्र में आते हैं, इसको नंबर 1 पॉइंट में रखें, भूल मत जाइए, ये घर बृहस्पति का है। राहु आपका संपत्ति तारा में, ऐसा राहु आपका जन्म तारा में
क्या स्थिति लेता है और आपका जन्मपत्री में राहु किसका नक्षत्र में है। दूसरा, और रियलिटी में राहु आपका जन्म पत्री में लग्न से कहां पर है। ये छोटे मोटे 3-4 पॉइंट के ऊपर आप राहु के ऊपर चले जाइए। फिर उसके बाद देखिए, महादशा राहु का तो नहीं है, अंतरदशा राहु का तो नहीं है, और या प्रत्यंतर दशा राहु का नहीं है। अगर राहु का ये सारे चीज में से कोई भी है तो बेनिफिट क्यों कि यहां पर साथ मिल गया शुक्र अपना ग्रुपिज्म का, शनि अपना ग्रुपिज्म का, बुध अपना ग्रुपिज्म का। तो ये 4 के 4 ये घर के लिए क्या है। ये जो अपार्टमेंट जिसका है, ये चारे यार 4 के 4 वो अपार्टमेंट ओनर का अगेंस्ट में है। एग्रीमेंट कराया गया है भाई, इतने दिन तक, इतने महीने तक, इतने साल तक हम रहेंगे। कोर्ट का पेपर है भाई, महीने का किराया हम देते हैं, जब तक देंगे 2 महीने का एडवांस आपके ऊपर है। 1 महीने से पहले हम आपको रिटिन या तो ऐसे मौखिक में इंफॉर्मेशन करेंगे आप हम घर छोड़ने वाला, और 1 महीने का एडवांस रहेगा, हम छोड़ेंगे, और 1 महीने का एडवांस आपको रिटर्न करना। ये तो सिस्टम है। सो पत्ता यहां किसका चलता है। 4 के 4 प्लैनेट का ही चलता है। इतना बलवान प्लैनेट 4 के 4 है। शुक्र हाईली उच्च का, बुधदेव यहां नीचे भंग राजयोग, शनि नक्षत्र बिलोंग्स करता है, और राहु तारा चक्र में आपका क्या आता है। इतने सारे घर के ऊपर राहु का दृष्टि। सो ये राहु 5, 7, 9, 12, यहां 1, 2, 3, 4, 5 आपका सेकंड हाउस। ये पावर मिल गया ना राहु को। ये पैसा का घर है, मंगल के ऊपर जाएंगे, ये पैसा का घर है। 5 और 7 आपका 4th हाउस सुख का। 9वां आपका 6 यानी कर्जा, क्रेडिट, रोग, ऋण, शत्रुता, ये घर के ऊपर अभी राहु का दृष्टि है। ये 5, 7, 9 हो गया, और इसके साथ साथ और 7 घर के ऊपर राहु का दृष्टि है। तो कुल मिला के 12 में से राहु का दृष्टि 10 घर में है। देखिए कितना पावरफुल प्लैनेट है छाया प्लैनेट। बस कहीं अच्छे में हो जाए राहु, काफी है। 1, 2, 6 महीना, 10 महीना, 1 साल जीवन में। बुरा में है इतना बदतर बद से बद जिंदगी। सुख ही चीज क्या है उसका मतलब ही समझ में नहीं आता है। सारे भाई सुख है क्या, सुख है क्या। मैं जिसमें भी हाथ डालता हूं गया काम से। ये सारे वीडियो इसी महीने का देने के बाद 6 हाउस 8 हाउस के ऊपर 2 वीडियो में बनाने का इच्छा है। 6 हाउस जो कि सब कुछ मायने रखता है जीवन का। बिना 6 हाउस कुछ नहीं है। 6 को छोड़ के कुछ नहीं है। हाँ, रोग ऋण शत्रु, रोग ऋण शत्रु नेगेटिव घर कहलाता है ज्योतिष में। लेकिन बिना 6 हाउस में जीवन ही कुछ नहीं है। बहुत कुछ है 6 हाउस के ऊपर अगर डिस्कस करेंगे तो 3, 4, 5 वीडियो तो लगेगा ही लगेगा। फिर भी कोशिश करता हूं हमेशा ये महीना का वीडियो, लेकिन कभी भी जो इस तरह का वीडियो जो कि हमेशा के लिए एवरग्रीन होता है, इस तरह का वीडियो मैंने कभी डाला ही नहीं। लेकिन मन में है, बहुत कुछ है, कारण बहुत कुछ तो है इसलिए। बट इस बार जब ये 12 लग्न हो जाएगा तब तो 6 हाउस के ऊपर मैं शुरू करूंगा। तो ये राहु ये सिचुएशन बनता है। सूर्य अभी बहुत उच्च का है, स्टार्ट हो गया। 14 तारीख को एंट्री हो गए संक्रांति।
मंडे पड़ता है, 2:30 संक्रांति का संक्रमण, और महाविषुव संक्रांति इसको कहलाता है। भगवान सूरज आ गए 11th हाउस को उच्च का, यहीं से सूरज भगवान का दृष्टि क्या है, स्पेशल दृष्टि 7वां, और 75% का दृष्टि 4 और 8, और हाफ एस्पेक्ट 5 और 9, क्वार्टर एस्पेक्ट 3 और 10। तो कुल मिला के भगवान सूरज का दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 12 राशियों में से 7 राशि के ऊपर पड़ता है। दोबारा बोलता हूं, स्पेशल एक्सपेक्टेशन फुल एस्पेक्ट सूरज भगवान का 7वां घर, 3 क्वार्टर एस्पेक्ट 75% का जो बनता है 4 और 8, यहीं से सूरज भगवान का 4, आपका द्वितीय स्थान पैसा, परिवार, बोली, वाणी, जल तत्व का राशि के ऊपर मंगल है पहले से नीच, ये एक फायर एलिमेंट अग्नि तत्व का, और ये अग्नि तत्व का प्लैनेट के ऊपर दृष्टि, बोली, वाणी, परिवार, सोशल सर्कल, पैसा। पहले मैंने बताया राहु का दृष्टि, शनि का दृष्टि, सूरज भगवान का दृष्टि 2nd हाउस, नीच का मंगल। बीते वीडियो में शायद मैंने बताया कि जल तत्व वाटर एलिमेंट का राशि, ये आग, फायर, वेपर तो होगा ही होगा, वेपर होगा ही होगा, लेकिन वो वेपर में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए जो कि इंसान इनहेल कर सकता। इसको और विस्तार करते हैं कि उतना टेम्परेचर का ऑक्सीजन हो तब तो हम इनहेल करें। मतलब एक रूम में एंट्री करो, बहुत हॉट टेम्परेचर का ऑक्सीजन इसमें इनपुट रूम में करो, कुछ फायदा नहीं है। पूरा लोअर डिवीजन, लोअर टेम्परेचर का एयर ऑक्सीजन इसमें इनपुट करो, वो भी काम का नहीं है। एक रेंज होती है कि इतना टेम्परेचर से इतना टेम्परेचर तक का ऑक्सीजन ही शरीर को चाहिए। एसी चलाते हो, 16 डिग्री को ले आइए, 3-4 घंटा रूम में रहिए, जो रिएक्शन, या तो रूम को पूरा गर्म कर दीजिए, जो रिएक्शन। तो हमारा लंग्स के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर का ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन यहीं पर होता क्या है, वेपर बन गया जल तत्व का राशि में, मंगल का नीच का होना, राहु का जो इग्नेशन वाला प्लैनेट, राहु का दृष्टि, शनि का दृष्टि, सूरज भगवान का दृष्टि, कुल मिला के ये घर इतना अफेक्टेड हुआ। बोली वाणी के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल रखे, परिवार में पूरा कंट्रोल रखे, क्या कुछ मुंह से निकल जाता है ध्यान रखे, नहीं तो वो चीज आपके लिए बुमेरंग साब्यस्त होगा। और यहीं से खुद मंगल का 7वां और 8वां दृष्टि में आपका अष्टम भाव, 9वां भाव आता है। मालेफिक प्लैनेट कहा जाता है सूरज भगवान को। जैसे शनि, जैसे राहु, जैसे केतु, वैसे मंगल, वैसे ही भगवान सूरज को भी एक मालेफिक श्रेणी में लिया गया है, एक पापी प्लैनेट की श्रेणी में लिया गया। तो ये आपका ट्रांजिट 11th हाउस होगा। जी सर जी, 11th हाउस उतना नहीं है, आय मिला कुछ खुश होने का जगह नहीं है। 11th का मीनिंग बहुत कुछ है। ये मेरे रिसर्च में ना 11th हाउस रियलिटी में मालेफिक ही है। इतना इजी में, इतना सहजता में 11th हाउस फुलफिल नहीं होता है। 10th से 2nd कई प्रकार पॉइंट्स है। जब 11th हाउस के ऊपर कभी जाए
वो रियलिटी में ठीक नहीं है। जब 6 हाउस के ऊपर आगे का वीडियो कभी देंगे तब तो देखेंगे 11th हाउस रियलिटी में क्या रोल प्ले करता है जीवन में। दिखता है बहुत खुशी 11th, अरे क्या है 11वां घर पाया, मिला मेरे को। क्यों मिला, क्यों आप पाए और किसी को नहीं मिला, वो क्यों नहीं पाए, आप क्यों पाए, ये अलग सा कहानी है सर जी, ये अलग सा कहानी है। इतना इजी में 11th हाउस नहीं है। वीडियो लंबा हो जाएगा, वो चैप्टर वो टॉपिक को इसमें लाना ठीक नहीं। बृहस्पति अभी आपका 12वां घर में है और बृहस्पति आपके लिए मारक है। ऑल्सो ये दशम स्थान का अधिपति लेकिन 12वां घर में है और नक्षत्र बिलोंग्स अभी बृहस्पति करते हैं मंगल का, जो मंगल अभी नीच में है, सेकंड हाउस मारक की घर में इतने सारे मालेफिक प्लैनेट का दृष्टि में है। नक्षत्र बिलोंग्स करता है बृहस्पति अभी मंगल का, 12वां घर फॉरेन रिलेट है, एक आइसोलेशन, खुद को एक अलग सा ले आना, एक सोशल सर्कल से खुद को एवापोरेट करके ले आना, मतलब डिसकंटिन्यूटी, मतलब एस्केप कर लेना, इच्छा ना होना, अपना सोच विचार कुछ अलग सा दिशा में चलता है। आपको लगेगा कि शायद मेरा जो सर्कल मेरा सोच को कोई तवज्जो नहीं देंगे, कोई अहमियत नहीं देंगे। सो कहीं ना कहीं वो सर्कल के साथ एक डिसकंटिन्यूटी, यहीं पर बृहस्पति रोल प्ले करेंगे। और ये बृहस्पति आपका भाव क्या लेता है? बृहस्पति आपका भाव 10th यानी जॉब, यानी प्रोफेशन, आपका कर्म, आप जो काम करते हो। तो कुल मिला के अगर देखा जाए बृहस्पति 12वां घर में मंगल का नक्षत्र आपका मानसिक स्थिति के साथ सामने वाला का साइमल्टेनियसली सेट ना होना, और यहीं पर जो खालीपन पैदा होता है, वो खालीपन, और चंद्रमा जो पहले मैंने बताया आपका इमोशनल का जो प्लैनेट, कहीं ना कहीं एक दूरी मेंटेन करेगा। ये दोष आपका इमोशनल 13 का है, ये आप दोष है आपका इमोशनल अटैचमेंट का है। वो खुशी आपको एग्जैक्टली वही नहीं मिलेगा जो आपको रियलिटी में चाहिए। अगर आप बार बार इसमें कनेक्ट करोगे, जितना करोगे उसका जो रिपीटेशन रिजल्ट वो आपको खुशी शांति नहीं देगा, जिसके कारण इमोशनल, मैंने कहा पहले ना, वो सबसे बड़े बड़े वीपन है, सबसे बड़ा वीपन है इंसान का जीवन में। मानसिक तौर पे जितना एक खुश है वो कितना हंसता है। हंसना सभी के लिए ईश्वर ने नहीं दे रखा है। ये करोड़पति है ना, नहीं है, कोई गरीब को जो वो अधिकार मिलता है कि वो दिल से हंस सकता। हंसना इतना इजी चीज नहीं है, सभी को नहीं मिलता है। कोई करोड़पति, कोई पैसा वाला, कोई समंदर में 50 जहाज का मालिक नहीं है जी, नहीं। हंसना दिल खुल के अंदर से जो हंसी आता है ना, वो सभी को नहीं मिलता है। सोसाइटी में आप देखोगे, आप खुद रिसर्च करिए, दिल खुल के एकदम एक हंसी अंदर से आएगा, जहां पर ना एक क्या इसको कहते हैं, वो जो हंसी वो सभी को नहीं मिलता है। रियली 10% लोग जीवन में आपको मिलेंगे उस तरह का हंसी हंसने वाला। वो हंसी में बहुत कुछ मीनिंग छुपा होता है। इंसान का नेचर आपको उसी में पता चल जाता है कि इसका इंटेंसिटी क्या है, वो क्या है, वो जो एनर्जी, विटल एनर्जी है ईश्वर ने दिया है, वो रियलिटी में क्या, ज्योतिष को आओगे आपको पता चल ही जाएगा। वो हंसी में बहुत कुछ है। वो लगना डिपेंड करता है, सेकंड हाउस डिपेंड करता है, 4th हाउस डिपेंड करता है, 6th हाउस डिपेंड करता है, 7th हाउस अपना परिवार, दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी, गर्लफ्रेंड, प्रेमी प्रेमिका डिपेंड करता है, अष्टम स्थान डिपेंड करता है। अष्टम स्थान खोज की दुनिया,
उतना आत्मसंतुष्टि मिलने के बाद जब अष्टम स्थान एक्टिवेटेड होगा तभी तो वो हंसी मिलेगा कि मैंने कुछ अचीव किया। एक आत्मसंतुष्टि के साथ जो हंसी, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के साथ जो हंसी। वीडियो शायद आज लंबा हो रहा है, मिथुन है ना, इसलिए और कोई वीडियो में ऐसे लंबा कहानी नहीं बताता हूं क्योंकि इतने सारे कमेंट्स आ जाता है। नेक्स्ट केतु, डिस्कनेक्ट, कट, डिस्ट्रैक्शन, डिस्टर्बेंस। यही फोर्थ हाउस है आपका सुख भाव का। अभी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी में हाथ मत लगाइए, जितना हो गया बस वो पेन एंड पेपर अभी मत करिए। कम से कम राहु केतु का ट्रांजिट होने तक, या तो कभी शुरुआत नया फाउंडेशन डाल के घर का, वो क्या कहते हैं हमारा, जो क्या कहते हैं हिंदी में मुझे पता नहीं है, जो स्टार्टिंग फाउंडेशन खुदाई करके वहां से जो पिलर वगैरह वाल उठता है, कोशिश करे उसको अवॉइड करने के लिए। अगर करोगे देर होगा बहुत, कोई फालतू का ऑब्स्ट्रक्शन आके पहुंचेगा, तो थोड़ा इंतजार करें। राहु केतु का ट्रांजिट जब होगा तब तो बेटर रहेगा। फोर्थ हाउस में अभी केतु है, इमूवेबल घर में, इमूवेबल प्रॉपर्टी की घर में, और इसी घर के ऊपर कई सारे प्लैनेट्स का दृष्टि, लेकिन केतु के साथ यहां संबंध बनता है बृहस्पति का। उतना ना हो तो घर शुरुआत मत करें। एग्रीमेंट्स, पेन एंड पेपर वर्क, सेल डीड्स या परचेज डीड कोशिश करें। मिथुन लग्न कहीं आपका लिखित आकर, पेन एंड पेपर का कारकत्व तो आपका मरकुरी बुध, वो अच्छी पोजीशन में अगर हॉरोस्कोप में है तब तो करे, तब तो करे। यहां बृहस्पति का हेल्प मत लीजिए। विल्स, टर्म एंड कंडीशन, एग्रीमेंट्स, ये सब के ऊपर फोकस करें अगर आपका बुध अभी अच्छे पोजीशन में है तो। और यहीं से इतने सारे जगह अभी खाली है, 5, 6, 7, 8, 9 माह सारे के सारे खाली है। ऑल द प्लैनेट्स बिटवीन राहु एंड केतु, यानी एक काला सर्प योग का निर्माण होता है। रही बड़ी बात कौन सा समय में, ये संक्रांति में जो भी बच्चा का जन्म होता है, समय क्या होता है, हर 2-2 घंटा में लगना चेंजेस होता है। कहीं लगना ये आउटसाइडर ऑफ केतु एंड राहु हो गया तो यहां पर काला सर्प योग का इंपैक्ट उतना नहीं पड़ेगा। ओनली शंख पद्म काला सर्प ओनली अडप्टेबल रेदर देन, और कुछ नहीं है। और वो उतना अफेक्टेड नहीं है, अगर है तो 35 ईयर तक का अफेक्टेड है। लेकिन कोई लग्न के साथ अगर सारे प्लैनेट्स ये ऑर्बिट में आ जाए, यानी मीन साइन से कन्या साइन तक, तब तो फुल टू फुल काला सर्प दोष यहां बनता है। 18 प्रकार का काला सर्प दोष होती है। कई अथर्स लिखते हैं इंक्लूडिंग लग्न, कई लिखते हैं, कई सारे, वीडियो लंबा हो जाएगा। सो ये छोटे से हिंट्स, ये दृष्टि अगर देखें तो लिखा है मैंने नक्षत्र डिवीजन, पूरे कोशिश की इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो समय आपके लिए बेटर, इसीलिए आपका सारे पॉजिटिविटी प्लैनेट्स 10th हाउस में है। जॉब के ऊपर शनि के हिसाब से अगर आप चलोगे, दायरे में चलोगे, ओबीडियंट के हिसाब से चलोगे, रियल एफर्ट लगा के अगर चलोगे, ऑनेस्टनेस के साथ अगर चलोगे, तब तो आपके लिए रिवॉर्ड रखा गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका। और 7th अभी शादी का जोड़ा बनने के लिए समय उतना बेस्ट नहीं है। बृहस्पति को आने दीजिए आपका लग्न के ऊपर। जब लग्न के ऊपर बृहस्पति आगे आ जाएंगे, थोड़ा इंतजार करें, तब शादी के लिए जो वेटिंग पीरियड्स कई जातक के लिए था, वो पॉसिबल कई हद तक आपको हो जाएगा। शादी बड़ा सोसाइटी में बड़ा प्रॉब्लम है आजकल। अब चलते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट लग्न से। जिस दिन संक्रांति संक्रमण होता है
14 तारीख को 2:30 सुबह सुबह ये टाइमिंग में चंद्रमा तुला साइन में राहु के नक्षत्र में है। 13 तारीख से 14 यानी अप्रैल 14, तुला साइन आपका पंचम भाव, यही घर में चंद्रमा स्थिति है। राहु सूर्य से 7वां दृष्टि और मंगल का चौथा दृष्टि पंचम भाव। थोड़ा गुस्सा के ऊपर कंट्रोल करें, एकदम कूल एंड काम ये प्रोसेस पे बात करें, ठीक चलेगा। वृश्चिक 15 तारीख को, टाइम मैंने राइट साइड में लिखा है, 15 तारीख को वृश्चिक यानी चंद्रमा का नीचता का घर, लेकिन बृहस्पति का 7वां दृष्टि और राहु का 9वां दृष्टि। ये घर जब ट्रांजिट होगा, चंद्रमा 2.5 दिन लेता है ना, ये वृश्चिक साइन में जब ट्रांजिट होगा, 1 मिनट, यहां अनुराधा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र यानी शनि का और बुधदेव का, ये टोटल 30 डिग्री कवरेज करेगा। ना शनि के साथ चंद्रमा का अच्छा दोस्ताना है, ना बुधदेव के साथ यहां पर अच्छा दोस्ताना है। फिर भी बृहस्पति का 7वां दृष्टि यहां कई लिहाज से के गजकेसरी योग बनता है। ये क्रेडिट का, ये एक्सपेंडिचर का। अगर पैसा कहीं से आप लाओगे, उसके पीछे अगर इंटेंशन आपका कि उसको फिर से मैं इन्वेस्टमेंट करूं कोई बिजनेस में, तब तो डेट ठीक है। वो पैसा को कोई एंटरटेनमेंट में लगाए तो आपके लिए नुकसानदेही रहेगा। तो क्या दे, 2 टिक 2 क्रॉस। धनु साइन 18 अप्रैल 7वां, और इसी घर के ऊपर अभी कोई मालेफिक का से फुल एस्पेक्ट नहीं है, लेकिन चंद्रमा का 7वां दृष्टि आपका लगने के ऊपर। पारिवारिक स्थिति ठीक रहेगा, पार्टनरशिप का, बिजनेस का स्थिति ठीक रहेगा, सोशल सर्कल का स्थिति ठीक रहेगा, और एम, विटामिन एम, पैसा, मनी, वो भी ठीक रहेगा। मकर साइन 20 अप्रैल 8वां स्थान, बृहस्पति का 9वां दृष्टि, मंगल का 7वां दृष्टि। यहीं से मंगल नक्षत्र बिलोंग्स क्या करते हैं, शनि का, भाग्य भाव का, कर्म भाव का, सॉरी अष्टम यानी भाग्य भाव का अधिपति के नक्षत्र में। और ये भाग्य भाव की ऊपर दृष्टि है, लेकिन सेकंड हाउस में नीचता की साथ। एक नॉलेज, एक विजडम, एक ज्ञान के पीछे आपका दौड़ लगेगा, जो कि तत्काल वो आपको बेनिफिट तो नहीं देगा, लेकिन बाद में वो डबल बेनिफिट देगा इन फ्यूचर। और यही चीज भी कुंभ साइन तक है, भाग्य भाव, जब चंद्रमा कुंभ तक ट्रांजिट करेंगे। ये 2 बात अब याद रखिए, क्या होता है जरा कमेंट लिखिएगा, क्योंकि ज्ञान का भंडार का जगह है ये 2 जगह। चंद्रमा का ट्रांजिट, मंगल का नीचता का दृष्टि और बृहस्पति का 9वां दृष्टि। 25 अप्रैल मीन साइन, इतने सारे प्लैनेट के साथ चंद्रमा का स्थिति। देखे ये ट्रांजिट मैंने लिखा है, चंद्रमा बुध शुक्र शनि राहु मीन साइन में 16 दिन तक रहेंगे। कब? 29 मार्च से 14 अप्रैल तक। ये जितने सारे डिस्कस मैंने किया, ये एरिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बुध शुक्र शनि राहु मीन साइन में 39 डेज तक रहेंगे, यानी 29 मार्च से 7 मई। चंद्रमा बुध शुक्र शनि राहु मीन साइन में रहेंगे 2 दिन के लिए, 25 अप्रैल से 27 अप्रैल। और सूरज भगवान और बुध 8 दिन के लिए रहेंगे मेष साइन में,
7 मई से 15 मई। और चंद्रमा शुक्र शनि मीन साइन में रहेंगे 2 दिन के लिए, 22 मई से 26। ये जितने सारे डिस्कस मैंने पहले किया, ये सारी चीज आपका इतने में समाहित है, सारी चीज। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते। एक एक के ऊपर एक वीडियो में जाने से वीडियो 45 मिनट के ऊपर हो जाता है, कई प्रकार का ताना सुनना पड़ता है, शॉर्टकट हो भी नहीं सकता जितना भी कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ फिलोसॉफिकल मेथड को तो इनपुट करना पड़ता है। सॉरी। 25 अप्रैल मीन साइन चंद्रमा आपका 10th हाउस, दसम भाव, राहु के साथ ग्रहण दोष, बुध के साथ संबंध अच्छा नहीं है चंद्रमा, शनि के साथ 20 दोष। सो कई लिहाज से ये दसम स्थान, जॉब प्रोफेशन में फोकस रखे, कोई विपत्ता ना आए, चुप्पी रहे। 27 अप्रैल मेष साइन सूरज के साथ अमावस्या की नियर अबाउट, 11वां घर आपका, सूरज भगवान के साथ, सेकंड हाउस भगवान सूरज के साथ आ जाएंगे। पैसा, परिवार, सोशल सर्कल, ये चीज कहीं ना कहीं ठीक नहीं लगता है। 29 अप्रैल वृषभ, चंद्रमा का उच्च का जाएगा बृहस्पति के साथ, चाहे वो आपका 12वां घर में क्यों ना हो, लेकिन गजकेसरी, तो एक्सपेंडिचर तो होगा कहीं ना कहीं से। शनि का तीसरा दृष्टि, शुक्र का तीसरा, बुध का तीसरा, इतने सारे प्लैनेट्स का तीसरा दृष्टि, एक्सपेंडिचर तो होगा, लेकिन कई लिहाज से देखा जाए तो महीने में होगा। मिथुन साइन को चंद्रमा लगना हमेशा शुभ होता है, चाहे दृष्टि किसी का हो, देखने की जरूरत नहीं। कर्क साइन आपका मंगल के साथ, चिड़चिड़ापन का स्वभाव रहेगा, छोटे मोटे बातों में गुस्सा मत करिए, उसका इंपैक्ट बहुत नेगेटिव रहेगा। और 5 मई सिंह साइन, टाइमिंग में राइट साइड में लिखा है 3rd हाउस आपका, 3rd हाउस कम्युनिकेशन, भाई बहन का, भगवान सूरज अभी 11th हाउस में है। सो ये लिहाज से बेनिफिटेड रहोगे। कन्या साइन केतु के साथ ग्रहण दोष, राहु का 7वां दृष्टि, इतने सारे प्लैनेट का 7वां दृष्टि, बावजूद इसके इसको खंडन करता है बृहस्पति का 5म दृष्टि, 4th हाउस में। सुख का कुछ कमी, लेकिन इंटरनल साइड अगर देखा जाए सुख में भी कुछ बढ़ोतरी। तुला साइन 10 मई, 5म स्थान, सूरज भगवान का 7वां दृष्टि, लेकिन मंगल का 4था दृष्टि। गुस्सा मत करें, चिड़चिड़ापन स्वभाव मत रखिए। वृश्चिक चंद्रमा का निस्ता, लेकिन बृहस्पति का 7वां दृष्टि, पैसों की लिहाज से रोजमर्रा की जिंदगी ठीक जाएगा। धनु साइन 7वां दृष्टि से कोई मालेफिक का नहीं है। दाम्पत्य जीवन में कुछ खुशी का माहौल, कुछ ट्रैवलिंग का प्लान। छोटा सा वीडियो, ये कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है। नवरात्र वीडियो देना जरूरी है। सो ब्राह्मण का जोड़ा में था, लेकिन उतरना तो पड़ेगा क्योंकि कैमरा के सामने आना पड़ेगा। बस आज के लिए इतना। नमन करता हूं। जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार।